नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी एपीओ 2022 के पेपर के बारे में। जो प्रीवियस ईयर पेपर आया था यूपी एपीओ का, उसी पेपर को आज हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आया था, किस प्रकार से क्वेश्चन आया था और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था। तो हम बिना टाइम देर किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का है, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि हमारा स्टार्ट होता है। ये लॉ का पेपर है हमारा। जो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है प्रीवियस ईयर पेपर का, वो 51 नंबर क्वेश्चन है। किस धारा में के अनुसार, किस धारा के अनुसार महिला के लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। इन चारों ऑप्शन को हम देखेंगे कि क्या क्या कह रहा है। ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 363 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 509 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 511 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में। जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसलिए डी होगा क्योंकि यहाँ पे आउटरेजिंग ऑफ मोडेस्टी की बात किया जा रहा है। एक पुरुष के द्वारा आउटरेज किया जा रहा है फीमेल के मोडेस्टी को, इसी से रिलेटेड ये मैटर है। तो इस मैटर को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख रहे हैं कि आखिर में इसका डिस्क्रिप्शन क्या कहता है। इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के बारे में प्रावधान किया गया। धारा 354 के अनुसार जो कोई पुरुष किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए एतद द्वारा कि वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उसी स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है, 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, परंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दंडित होगा वो व्यक्ति। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस आता है रूपल देव बजाज वर्सेस केपीएस गिल का, जो इंपॉर्टेंट केस होता है सेक्शन 354 से रिलेटेड है। ये केस लॉ भी कहीं कहीं आपसे पूछ देता है कि रूपल देव बजाज वर्सेस केपीएस गिल ये किस सेक्शन से रिलेटेड है। तो जो मोस्टली हमारा केस लॉ रिलेटेड है वो सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 का। तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि किस मॉडल का क्वेश्चन बनाया गया है और सेक्शन वाइज क्वेश्चन है, केस लॉ वाइज क्वेश्चन है, किस तरह से ये क्वेश्चन को फ्रेम किया जा रहा है एपीओ के एग्जामिनेशन में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। और एक मृत व्यक्ति की इच्छा पत्र का निष्पादन होते हुए उस विधि की जो चीज़ वस्तु को इच्छा पत्र के अनुसार विभाजित करने के लिए निर्देश देता है, बेईमानी से अवज्ञा करता है और चीज़ वस्तु को अपने प्रयोग हेतु विनिमय कर लेता है, और ने कौन सा अपराध किया है। अब हम यहाँ पे इसके ऑप्शंस को देखेंगे। जो ऑप्शन ए है चोरी, बी है आपराधिक दुर्विनियोग, सी है आपराधिक न्यायभंग और डी है छल के बारे में बता रहा है। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। जो चारों ऑप्शन में जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, आपराधिक न्यायभंग। समस्या, धारा 405 के दृष्टांत क पर आधारित है। जो ये एक्सप्लेनेशन, जो दृष्टांत हमारा जो इलस्ट्रेशन आता है उसके इलस्ट्रेशन नंबर 1 से ये रिलेटेड है। यहाँ को आपराधिक न्यायभंग के अपराध का दोषी होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। जब हम क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, दांडिक विधि में अपराध से निकटतम, दांडिक विधि में अपराध से निकटतम का सिद्धांत जिस अपराध के दायित्व का विनिश्चय करने में असंगत है वह है ऑप्शन ए चोरी और डकैती, बी आपराधिक मानववध एवं और हत्या, सी अपहरण एवं व्यापरण, डी दुष्प्रेरण एवं षड्यंत्र। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो डी आंसर होगा, दुष्प्रेरण एवं षड्यंत्र के बारे में ये हम पे बताया जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। ख को कब्जे में संपत्ति पर क चोरी करता है। ख के कब्जे की संपत्ति पर क जो है चोरी करता है, और यह चोरी करते समय अपने पास वस्त्रों में एक भरी हुई पिस्तौल रखता है। अपने वस्त्र में, अपने कपड़े में, अपने शरीर में एक भरी हुई पिस्तौल रखता है, जिसे उसे ख द्वारा प्रतिरोध किए जाने की दशा में ख के उपहति करने के लिए अपने पास रखता है। और द्वारा किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की किस धारा में परिभाषित किया गया है। यहाँ पे पहले से ही मेंजरिया का डेवलपमेंट कर लिया गया है। जो चोरी करने जा रहा है उस व्यक्ति के द्वारा अपने आप में ही मेंजरिया का पहले डेवलप्ड कर लिया गया उसके दिमाग में कि हाँ, उसको इंटेंशन हो गया कि मैं जा रहा हूँ, मैं अपने पास एक पिस्टल रख लेता हूँ, अगर वो
परेशान करेगा हमको तो मैं इस पिस्टल से उसको क्या करूँगा, मार दूंगा। जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन दिया गया है धारा 382 का अपराध है, बी ऑप्शन धारा 379 का अपराध है, सी ऑप्शन धारा 390 का अपराध है, डी ऑप्शन धारा 381 का अपराध है। तो अब हम देखेंगे इन चारों धाराओं में क्या क्या सिमिलरिटीज़ बताई गई है, किस किस आधार पर ये धाराओं को यहाँ पे फ्रेम किया गया है। तो जो पहला हमारा आंसर होगा वो 382 होगा। चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या आवेश कारित करने की चुनौती पश्चात चोरी। अगर इस प्रकार से कोई चोरी कर रहा है तो वो धारा 382 में जाएगा। अब हम बात करते हैं 379 की। जब हम 379 की बात करते हैं तो चोरी के लिए जो दंड करता है वो 379 में जाता है। सी ऑप्शन बात करता है डकैती, 390 में डकैती के बारे में परिभाषित किया गया। 381 में लिपिक या सेवक स्वामी के कब्जे की संपत्ति का चोरी करना, किसी भी मैनेजर के द्वारा किसी भी अथॉरिटी के अंदर से उसके सामान को चोरी करना, वो धारा 381 में फॉल करता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। जब हम क्वेश्चन 55 देखते हैं तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और ये कोई सोच नहीं सकता ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, लेकिन इस प्रकार से यूपी एपीओ ने क्वेश्चन पूछा है अपने प्रीवियस ईयर में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 द्वारा भारतीय दंड संहिता की निम्न धाराओं में संशोधित हुए हैं। किस किस धाराओं में संशोधित हुए हैं? धारा 463 ए ऑप्शन, बी धारा 466 और धारा 477 ए और बी दोनों सही है, केवल बी सही है, ये ऑप्शन दिया है। तो जो हमारा आंसर होगा वो सी वाला सही होगा, ए और बी दोनों सही हैं। अब इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख रहे हैं कि किस तरह से ये दोनों सही होगा। धारा 463 है, जो धारा 463 है, धारा 466 तथा धारा 477 तीनों धाराओं को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 द्वारा संशोधित किया गया था। इन तीनों धाराओं में संशोधन किया गया था सूचना प्रौद्योगिकी जब हमारा आईटी एक्ट सन 2000 आया था। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। जब हम क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, क एक पुलिस अधिकारी ख को यह संस्वीकृति करने को कि उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है। किसी को थर्ड डिग्री, एक पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को थर्ड डिग्री दिया जाता है। भारतीय दंड संहिता की 1860 की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अपराधी अपराध करने का दोषी होगा? अब ये पूछ रहा है कि किस धारा में वो अपराध कर रहा है। पुलिस अधिकारी जो कन्फेशन कराने के लिए किसी व्यक्ति को थर्ड डिग्री दे रहा है तो वो किस धारा में उसको लिया जाएगा पुलिस अधिकारी को? तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, ऑप्शन ए है धारा 325, ऑप्शन बी है धारा 326, ऑप्शन सी है धारा 328, ऑप्शन डी है धारा 330। तो जो हमारा आंसर होगा वो धारा 330 होगा। धारा 325 में स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दंड के बारे में बताया गया। धारा 326 में खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना बताया गया। धारा 328 में अपराध करने के आशय से विष इत्यादि आदि उपहति कारित करने के बारे में बताया गया। धारा 303 में जो 330 में बताया गया लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे से संपत्ति की चोरी करने के, यही जो हमारा ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। जब हम क्वेश्चन नंबर 57 पे जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? अ ने एक रिवाल्वर उठाई और ब को जान से मारने का आपराधिक आशय से रिवाल्वर को भरी हुई समझते हुए उसका ट्रिगर दबा देता है। अ सोचता है कि ये रिवाल्वर फुल है और उसका ट्रिगर दबा देता है। सौभाग्य से रिवाल्वर भरी नहीं थी और ब को कोई नुकसान नहीं हुआ। अ ने कौन सा अपराध किया है? यहाँ पे उसने अटेम्प्ट का अपराध किया है। अगर प्रोविजनल दिया होता है, अगर सेक्शन दिया होता है अटेम्प्ट का, तब तो उसी सेक्शन में जाएगा। अगर नहीं दिया है तो धारा 511 में जाएगा। ये बात आपको जाननी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया था, हत्या दिया, हत्या का प्रयास दिया है, हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध दिया है और ने कोई अपराध नहीं किया। तो यहाँ पे जो ऑफेंस होगा उसने अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट का यहाँ पे उसके ऊपर चार्ज फ्रेम होने वाला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। जो क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? सभी हत्या आपराधिक मानव वध हैं, लेकिन सभी आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? यह कथन जस्टिस मेलविन के द्वारा दिया गया है। सोचिए, इस प्रकार से जस्टिस का नाम भी एपीयू के द्वारा पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग सतर्क रहिए कि कौन कौन से कहाँ से किस मॉडल से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। आर बनाम गोविंदा के बाद में जस्टिस मेलविन ने आपराधिक मानववध तथा हत्या के बीच में अंतर को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया। धारा 300 उन मामलों से संबंधित है जिसमें आपराधिक मानववध हत्या होता है, अतः कोई भी अपराध तब तक हत्या की कोटि में नहीं आ सकता जब तक कि वो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता है। हत्या में आपराधिक मानववध भी सम्मिलित है, परंतु आपराधिक मानववध हत्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपराधिक मानववध का कोई भी मामला हत्या होगा यदि वह धारा 300 के चारों खंड में से किसी एक खंड के अंतर्गत आता है, तब इस सिचुएशन में ये हत्या होगी, अन्यथा कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। जब हम क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, और यह जानते हुए कि उसके पति ब ने हत्या की है,
और यह जान रही है कि उसके पति जो ब हैं उसने किसी का हत्या किया है। ठीक, ब को वैध दंड से प्रच्छादित करने के लिए जानते हुए छुपा लेती है और उत्तरदायी होती है। उसकी पत्नी के द्वारा अपने पति को छुपा लिया जाता है। पत्नी यह जानती है कि पति हमारा मर्डर किसी का करके आया है। यहाँ पे ऑफेंस जो कमिट होगा वो हार्बर का होगा, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, पत्नी और पति को हार्बर के लिए पनिश नहीं किया जा सकता है। पति अगर कोई गलती करके आता है तो पत्नी उसको छुपा सकती है, अगर पत्नी कोई गलती करके आता है तो पति उसको छुपा सकता है। इन दोनों को हार्बर की कैटेगरी में नहीं लिया जा सकता, जो कि आईपीसी के सेक्शन 52A में डिफाइन किया गया है हार्बर। धारा 52 क में संश्रय शब्द को परिभाषित किया गया। इस धारा के अनुसार धारा 157 में के सिवाय और धारा 130 में वहाँ के सिवाय जहाँ की संश्रय व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो। संश्रय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति के आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्तु, आयुध, गोला बारूद या प्रोत्साहन के साधन देने या किन्हीं साधनों से चाहे वो उसी प्रकार के हो या नहीं हो जिस प्रकार से इस धारा के प्रगणित हैं, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचाने के लिए आता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट केस आता है जो संश्रय से रिलेटेड है, जो कि हार्बर से रिलेटेड है, 52A से रिलेटेड है। नलिनी वर्सेस स्टेट, नलिनी एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है। इसको राजीव गांधी एसोसिनेशन केस के नाम से भी जाना जाता है। जब राजीव गांधी का हत्या हो गया तो ये लोग फैसिलिटेट किए थे, उन लोगों को भागने में मदद किए थे, इसी से ये रिलेटेड केस लाया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है, परंतु इसको दूसरे के लिए बलिदान कर देना कर्तव्य है, ये परम कर्तव्य है। यह टिप्पणी क्वीन बनाम डडले एवं स्टीफन बाद में किया गया था। लॉर्ड कार्लिच के द्वारा इस प्रकार का कथन वहाँ पे किया गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। और एवं उसके 4 साथियों ने ब के स्थान में चोरी करने का प्रयत्न किया और ब को उपहति कारित की। वहाँ के अंतवासियों ने घोर प्रतिरोध किया और इस कारण वे लोग बिना लूट के माल लिए निकल गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संख्या लोगों की बताई जा रही है। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। और एवं उसके 4 साथियों, यहाँ पे 4 साथियों की बात हो रही है। ब के स्थान में चोरी करने का प्रयत्न किया और ब को उपहति कारित की। वहाँ के अंतवासियों ने, जो वहाँ पे निवास कर रहे थे लोग, अंतवासियों ने घोर प्रतिरोध किया और इस कारण वे लोग बिना लूट का माल लिए लौट गए। वे दोषी होंगे ऑप्शन ए चोरी का, ऑप्शन बी लूट के, ऑप्शन सी डकैती के, ऑप्शन डी आपराधिक दुर्विनियोग के। जो यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा वो डकैती के लिए होंगे, क्योंकि धारा 390 के अधीन कुछ दशाओं में चोरी लूट होती है, कुछ दशाओं में जो चोरी होती है वो लूट होती है। और जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं तो किया गया अपराध डकैती होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ पीपुल, नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। कोई विवाहित व्यक्ति जारकर्म का अपराध करता है यदि वह मैथुन करता है। ऑप्शन देखिए, ए अविवाहित महिला के साथ, बी अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी विवाहित महिला के साथ, ऑप्शन सी अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी महिला के साथ, ऑप्शन डी अविवाहित महिला के साथ उसकी सम्मति के बिना। अब हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से जानेंगे कि आखिर में ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 497 में जारकर्म को परिभाषित किया गया। जारकर्म कब कोई व्यक्ति किसी के साथ कर सकता है, किसी महिला के साथ कब जारकर्म हो सकता है। अब मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ कि कब किसी महिला के साथ जारकर्म किया जा सकता है। धारा 497 के आवश्यक तत्व हैं। पहला बता रहा है किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ मैथुन करना जो पहला किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी है, या दूसरा जिसके विषय में वह जानता है, या तीसरा विश्वास करने का कारण है कि वह किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी है। दूसरा बात बता रहा है ऐसा मैथुन उस महिला के पति की सम्मति के बिना या मौनानुकूलता के बिना किया गया हो। ऐसा मैथुन बलात्संग की कोटि में न आता हो। तो जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अब बी में क्या बता रहा है, अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी विवाहित महिला के साथ मैथुन करना, ये एडल्ट्री का ग्राउंड बनता है। ठीक, अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 62। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। अन्य बातों की तरह अपराध में वे भी कार्य करते हैं जो मात्र खड़े रहते हैं तथा प्रतीक्षा करते हैं। यह अभिकथन है
सेक्शन नंबर 34 से रिलेटेड, आईपीसी के सेक्शन 34 से रिलेटेड, जिसमें कॉमन इंटेंशन की बात करी जाती है, इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन की बात करती है। केस लॉ मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर का मामला है। लेकिन मैं चारों ऑप्शन को आपको मैं बताना चाहता हूँ। जो ऑप्शन ए हमारा दिया है महबूब शाह बनाम एम्परर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है सेक्शन 34 का। जो बी केस है ऋषि देव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये भी 34 का इंपॉर्टेंट केस है। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। सबसे इंपॉर्टेंट केस ये तीनों जो लाइन से महबूब शाह हो गया, ऋषि देव पांडे हो गया, वीरेंद्र कुमार घोष हो गया, ये तीनों के तीनों सेक्शन 34 से एकदम 100% ये क्वेश्चन बनते हैं और 100% इंपॉर्टेंट ये केस लॉ हो जाते हैं। और एक जो डी वाला है कृपाण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये भी केस इंपॉर्टेंट लॉ हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। निम्नलिखित में से कौन सा वाद बलात् संघ से संबंधित है? कौन सा वाद जो होता है बलात् संघ से संबंधित है? ऑप्शन दिया है कुलदीप कुमार महतो बनाम बिहार राज्य, केस इंपॉर्टेंट है। टीडी बाडगामा बनाम गुजरात राज्य, केस इंपॉर्टेंट है। बलदेव सिंह बनाम राज्य, केस इंपॉर्टेंट है। विद्याधर नायक बनाम उड़ीसा राज्य, ये जो भी जितने भी केस लॉ दिए हैं सब कहीं ना कहीं केस लॉ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में। और जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा वो बी वाला ऑप्शन हमारा 64 में करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यापरण का उपबंध है? किस धारा में व्यापरण का उपबंध है? ऑप्शन ए धारा 364, ऑप्शन बी धारा 362, ऑप्शन सी धारा 363 को, ऑप्शन डी धारा 364 क में बताया गया है। अब हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखेंगे कि जो हमारा आंसर क्या होगा। जो हमारा आंसर होगा वो धारा 364 क होगा। 364 हत्या करने के लिए व्यापरण या अपहरण करना, हत्या करने के लिए। धारा 362 कहता है अपहरण के बारे में बताता है। धारा 363 क कह रहा है भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त व्यय का अपहरण या व्यापरण करना। धारा 364 क जो हमारा बता रहा है मुक्त धन के लिए व्यापरण किया जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। सूत्र सहमति से कारित क्षति को क्षति नहीं कहते हैं। जो सूत्र जो मैक्सिम दिया है सहमति से कारित क्षति को क्षति नहीं कहते हैं, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सम्मिलित है? धारा 87 वॉलेंटाइन नॉन फेट इंजूरिया की बात करता है। अगर आप सहमति से कोई सहमति दे रहे हैं, अगर जानबूझकर की कोई सहमति दे रहे हैं कि हाँ हमारे द्वारा ये मैं कार्य कर रहा हूँ, अगर इस कार्य से हमको चोट भी लग जाता है तो मैं आपके खिलाफ कोई केस नहीं करूँगा, इसको वॉलेंटाइन नॉन फेट इंजूरिया कहते हैं। ये एक मैक्सिम होता है, इसी मैक्सिम पे ये रिलेटेड है जो हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखेंगे। सहमति का सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की धारा 87 में उपबंधित है। धारा 87 का उपबंध रोमन विधि के एक विख्यात सूत्र पर आधारित है जो कि स्वेच्छा से किए गए कार्य के लिए क्षति प्राप्त नहीं होगा। वॉलेंटाइन नॉन फेट इंजूरिया, यद्यपि यह सूत्र आपराधिक विधि का है परंतु इसे आपराधिक विधि में भी लागू माना गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 87 जो है यहाँ पे हमारा आंसर भी होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। क्वेश्चन नंबर 67 ये अजम्पशन के फॉर्म में दिया है। कथन ए कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसके करते समय चित्त विकृतता के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ हैं। कारण बता रहा है। ये अभी पहले कथन था, अब दूसरा कारण है। तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है तथा विधि की भूल बचाव नहीं है। हमारे इंडिया में तथ्य की भूल बचाव है लेकिन विधि की भूल बचाव नहीं है। जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो बी सही होगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यहाँ पे जो बताया गया आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। जब हम क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं, ख से यह कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा, क एक छड़ी उठा लेता है, निर्दिष्ट करे कि निम्न में से कौन सा अपराध यदि कोई हो तो क द्वारा कारित किया गया है। ऑप्शन ए आपराधिक अवित्रास, ऑप्शन बी हमला, ऑप्शन सी कोई आपराधिक नहीं, डी अपराध करने का प्रयत्न। जो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। प्रश्नगत समस्या धारा 351 जो कि हमला असॉल्ट को परिभाषित करता है के दृष्टांत गौ पर आधारित है। देखिए इलस्ट्रेशन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर क हमले के अपराध का दोषी होगा। इस धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार यद्यपि केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आता परंतु जो शब्द कोई व्यक्ति प्रयोग करता है वे उससे उसके अंग विच्छेदन या तैयारी को ऐसा अर्थ दे सकता है जिसके वे अंग विच्छेद या तैयारी हमले की कोटि में आ सकता है। ये हमला के बारे में बताया जा रहा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। जब हम क्वेश्चन 69 को देखते हैं तो यहाँ पे मिलाने के लिए हमको दिया है तो डायरेक्ट हम मिला कर देखते हैं। रेख बनाम गोविंदा
जो मामला संबंधित है वो हत्या से संबंधित है। महाराष्ट्र राज्य बनाम MH जॉर्ज का जो मामला संबंधित है वो दुरासे से संबंधित है। महबूब शाह बनाम एम्परर कॉमन इंटेंशन, जो अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा है, महबूब शाह एम्परर, फिर JM देसाई, फिर बारेंद्र कुमार, वो उसी से महबूब शाह बनाम एम्परर सामान्य आशय से, कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है। मैकनॉटनवाद चित्त विकृतता सेक्शन 84 से, IPC के सेक्शन 84 से रिलेटेड है। ये सभी बातें हमको बताई जा रही है। ये केस लॉ इसी तरह से आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर समझ जाते तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाते तो आपको लर्न कर लीजिए। ये केस लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है और खास करके APO में तो ये पूछ ही रहा है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा स्वैच्छिक मदिरापान से संबंधित है? स्वैच्छिक वॉलेंटरली टॉक्सिकेशन, जो कि स्वेच्छा से पी रहा है, 86 सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दिया है। जो 84 है हमारा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से है, जिसमें मैकनॉटन रूल के बारे में बताया गया। 85 इनवॉलेंटरली, मतलब आपको ज़बरदस्ती पिलाया जा रहा है किसी के द्वारा। और 87 वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया के बारे में बताया जा रहा है 87 में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के। 71 में संपत्ति के विरुद्ध अपराध हो सकता है। ऑप्शन ए सदोष परिरोध, बी केवल आपराधिक न्यासभंग का, सी मानहानि का, डी लोक अपदूषक का। जो हमारा बी है, केवल आपराधिक न्यासभंग का अपराध हो सकता है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखते हैं। लोक अपदूषक लोक स्वास्थ्य, क्षेम तथा सुविधा के विरुद्ध अपराध है। सरदोष परिरोध तथा मानहानि व्यक्ति के विरुद्ध अपराध है तथा आपराधिक न्यासभंग संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर है 72। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अधीन एक मान्य प्रकार का दंड है? अब देखिए ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑप्शन ए कोड़े से मारना, जो हमारे इंडिया में अलाउ नहीं है। बी जुर्माना, जो कि हमारे इंडिया में फाइन लिया जाता है। सी दास्ता, अलाउ नहीं है इंडिया में। आजीवन निर्वसन, अलाउ नहीं है इंडिया में। जो हमारे यहाँ 5 प्रकार का पनिशमेंट है, जो कि सेक्शन 53 इंडियन IPC में सेक्शन 53 में डिफाइन किया गया। पहला मृत्यु दंड दिया जा सकता है, दूसरा आजीवन कारावास दिया जा सकता है, तीसरा जो था वो निरस्त कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये किस ईयर में निरस्त किया गया था। जो चौथा कारावास, जो 2 भांति का हो सकता है, एक कठिन कारावास हो सकता है और एक सादा कारावास हो सकता है। पांचवा संपत्ति का संपहरण किया जा सकता है, अटैच किया जा सकता है, कुर्क कर दिया जा सकता है और छठवां जुर्माना लगाया जा सकता है। इतने ही प्रकार का सजा हमारे भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में बताई गई है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। को एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना यो को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है, कौन ने अपराध किया है? ऑप्शन देखिए, ए सदोष परिरोध किया है, बी सदोष अवरोध किया है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों किया है, ऑप्शन डी कोई अपराध नहीं किया है। जाहिर सी बात है, अगर उसने किसी का डेथ कॉज किया है तो उसको तुरंत क्या करेगा? पुलिस वाला पकड़ लेगा। इसलिए पुलिस वाला पकड़ लेगा क्योंकि पुलिस की लाइबिलिटी होती है, पुलिस की जिम्मेदारी होती है, उसी के ऊपर यह भार होता है कि वो ऑफेंस को कमिट ना होने दे। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। भारतीय दंड संहिता किस धारा में पत्नी को जलाने के अपराध को परिभाषित व दंडनीय बनाया गया है? ऑप्शन ए धारा 300, ऑप्शन बी धारा 302, ऑप्शन सी धारा 304, ऑप्शन डी धारा 304 बी। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो धारा 304 बी। ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि अगर 7 साल के अंदर किसी की भी पत्नी को अगर मार दिया जाता है तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वो दहेज हत्या होता है और ये दंडनीय होता है। धारा 300 में हत्या के बारे में बताया गया, धारा 300 में हत्या के लिए दंड के बारे में बताया गया, धारा 304 में हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध जिसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कहा जाता है, धारा 304 भी दहेज मृत्यु के बारे में बताया गया। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 75 के बारे में। ए एवं बी अगले दिन सी की हत्या करने की योजना बनाते हैं, वे दोषी होंगे? ऑप्शन ए योजना बनाने के अपराध का, ऑप्शन बी आपराधिक षड्यंत्र के अपराध का, ऑप्शन सी हत्या के प्रयत्न के अपराध का, ऑप्शन डी किसी अपराध के नहीं। तो ये यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो बी आंसर होगा, आपराधिक षड्यंत्र के अपराध का। क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात की जाती है। चैप्टर 5 हम लोग पढ़ते हैं, चैप्टर 5A हमारे पास है, उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से अबेट कॉन्स्पिरेसी किया जाता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया जाता है, किसी को मारने के लिए षड्यंत्र किया जाता है। इसी से एक रिलेटेड केस लॉ आता है नलनी एंड अदर वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें राजीव गांधी का असैसिनेशन केस के बारे में बताया गया। वहाँ पर भी क्या किया गया था? आपराधिक षड्यंत्र किया गया था और षड्यंत्र करके उनको मारा गया था। ए तथा बी 100A तथा 120B
क में परिभाषित आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के दोषी। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा निम्न प्रकार से की, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा या करवाने के सम्मति होते हैं, तब ऐसा सम्मति को आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है। केस हाशिम बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए किसी अवैध कार्य को करने का करार मात्र आवश्यक है, कोई प्रकट कार्य किया जाना आवश्यक नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा है, निम्नलिखित में से किस अपराध के विरुद्ध संपत्ति की व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक विस्तृत हो जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, ए चोरी, ऑप्शन बी संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, ऑप्शन सी लूट, ऑप्शन डी आपराधिक अतिचार। तो जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन होगा वो लूट होगा। क हवाई जहाज पकड़ने के लिए भीड़ वाले पथ पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है। ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, हर एक एग्जाम में पूछता है। क हवाई जहाज पकड़ने के लिए भीड़ वाले पथ पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है और यह जानता है कि इससे पूरी संभावना है कि किसी की मृत्यु हो जाएगी। ख उसकी गाड़ी से मारा जाता है। क किस प्रकार के अपराधी का दोषी होगा? यहाँ पे जो होगा ऑप्शन बताया गया है, मानववध जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता है, ऑप्शन बी हत्या, ऑप्शन सी गंभीर उपहति, ऑप्शन डी उपेक्षा। जो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे वो हत्या करता है, वो जानता है, उसके अंदर मेंजरिया प्रकट हो गया, वो इस बात का उसके अंदर नॉलेज है कि मैं अगर गाड़ी तेज चलाऊंगा, रोड पे लोग चलते हैं, लोग मरेंगे, तो वो हत्या के कोटि में आ जाएगा। प्रश्नगत समस्या धारा 300 के दृष्टांत घ पर आधारित है। यहाँ पर यद्यपि क का आशय किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना नहीं था, परंतु उसने ऐसा संकटापूर्ण कार्य किया है जिससे मृत्यु कारित हो जाना अधिक संभाव्य है, अतः वह धारा 300 के खंड 4 के अधीन हत्या का दोषी होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विकृत चित्त अभिव्यक्ति भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं है और मुख्यतः इसे पागलपन के समानता माना जाता है कि दायित्व से छूट भागने वाले अभियुक्त को विधिक पागलपन और न ही चिकित्सीय पागलपन सिद्ध करना होता है। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न वाद में धारित किया गया है। यह किया गया सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य के मामले में इस बात को साबित किया गया है। अब हम जो बात करते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हम इससे देखते हैं, संपत्ति का परिदान। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो गया है, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 का। अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो ऑप्शन ए अपराध हो, ऑप्शन बी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, ऑप्शन सी सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। जो हमारा ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी होगा। डी धारा 43 के अनुसार अवैध, यहाँ पे इलीगल वर्ड को डिफाइन किया गया है। शब्द उस हर बात को लागू होता है जो अपराध हो, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, जो सिविल कार्यवाही के आधार उत्पन्न करते हों। यहाँ पे इलीगल वर्ड के बारे में पूछा गया है। अब बात करते हैं धारा 81 क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में। और एक बक्से में जो बौ का है इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्से में पाए जाए और इस परिस्थिति में वह चोरी के लिए दोषी सिद्ध ठहराया जाए। और ने भारतीय दंड संहिता के नीचे दी गई किस धारा के अपराध का दोषी होगा? ऑप्शन दिया गया धारा 91, धारा 93, 193, धारा 192। और ने कोई अपराध नहीं किया। यहाँ पे जो आंसर होगा और ने कोई अपराध नहीं किया। अब क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। आपराधिक मानववध जो कि हत्या की कोटि नहीं है, किस श्रेणी में आने वाले कृत्य का वर्णन भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया? ऑप्शन ए धारा 300, धारा 299, ऑप्शन सी धारा 299 तथा 300, ऑप्शन डी धारा 302। तो जो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे धारा 299 होगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब हम बताते हैं धारा 300 क्या कहता है। धारा जो 300 बताता है वो हत्या के बारे में बताता है। धारा 200 आपराधिक मानववध मीन्स कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बताता है। धारा 302 हत्या के लिए दंड बताता है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। आपराधिक षड्यंत्र गठित करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आपराधिक षड्यंत्र गठित करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, ऑप्शन सी अवैध कार्य को अवैध साधनों से करने का करार, ऑप्शन डी यदि कार्य अपराध नहीं हो तो करार के अनुसरण में कोई कार्य करना। जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे होगा बी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। जब हम क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं, विमुक्ति के विरुद्ध अपील में निर्णय और आदेश में किसी विकृत के अभाव में अपने असाधारण अधिकारिता का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग करना वैध नहीं है।
यह 2011 के किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया था? यह मृणाल दास बनाम त्रिपुरा राज्य के मामले में ये बात बताई गई थी। अब दोस्तों हमारे पास जो 35 प्रश्न था, आईपीसी से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85। निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक करार दे दिया? ऑप्शन दिया है मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, संता सिंह बनाम पंजाब राज्य, मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य। जो हमारा 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्लियामेंट के द्वारा, वो धारा 303 था। आईपीसी के धारा 303 को असंवैधानिक कर दिया मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में। मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 303 को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 21 एवं 14 को द्वारा प्रदत्त समानता तथा जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करती थी। अतः भविष्य में हत्या के सभी मामले अब धारा 302 के अंतर्गत ही दंडित किए जाएंगे तथा आजीवन दोष सिद्ध अपराध के द्वारा हत्या कारित किए जाने की दशा में मृत्युदंड की व्यवस्था आदेशात्मक अथवा अनिवार्य होगी। ये दोस्तों जितने 35 प्रश्न थे आईपीसी से रिलेटेड, वो सारे 35 प्रश्न को मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। अब मैं नेक्स्ट लेके आऊँगा या तो सीआरपीसी लेके आऊँगा या तो इंडियन एविडेंस एक्ट का मैं आप लोगों के सामने सेशन लेके आने वाला हूँ। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको इसी प्रकार से एपीयू के सारे प्रश्न के मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर आए हैं सभी पेपर को मैं आपके सामने सॉल्व कर दूँगा, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी और आप अच्छे से क्वेश्चन का लेवल देखेंगे, आप इसके इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, इसके केस लॉ रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, इसके जो जजेस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।